हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेक आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज़ में हम जो मेक आईएएस के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी डिस्कस कर रहे थे। तो अगली कॉपी है अंजनी यादव सर की। इन्होंने यूपी पीसीएस 2023 में 12वीं रैंक प्राप्त की है। तो आइए देखते हैं इनकी कॉपी, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली फुल लेंथ पेपर है जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था। 92 मार्क्स आए हैं। अभी जो मार्किंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये एक अच्छा स्कोर है, एक डिसेंट स्कोर कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम इनका है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है कि जो डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने स्टार्ट किया अपना आंसर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी आइडियोलॉजी को डिस्कस किया है। कहां से आया है विद रेफरेंस, आइडियोलॉजी कहां से आई, वो दोनों चीजें इन्होंने डिस्कस किया है। फिर आगे एक छोटा सा डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बना करके बेसिक स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें आती हैं, उसको बताया हुआ है। तो छोटा सा इंट्रो 15 से 20 शब्दों में, फिर बेसिक स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, देन रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाने में उसके विकास क्रम में जो रोल है उसको डिस्कस किया है। तो आप देखेंगे एरो बना करके केसेस को यहां पर मेंशन किया है, और आगे उन केसेस से क्या निकल करके आया है तो वो मेंशन किया हुआ है। एक अच्छी अप्रोच आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इन्होंने विकास क्रम दर्शाया हुआ है। ये कॉपी चेक्ड है तो इसमें कुछ आपको चीजें दिख जाएंगी बीच में मेंशन, तो थोड़ा सा आप बेयर कर लीजिएगा। आगे देखिए, ये पूरा विकास क्रम दर्शाया हुआ है। 125 वर्ड्स ही लिखने थे, तो जितना क्वेश्चन की डिमांड है उसी के साथ प्रॉपर स्टिक रहे हैं। फिर छोटा सा कंक्लूजन। ठीक है, राइटिंग पीडीएफ बनाने की वजह से थोड़ा सा आपको इशू आ रहा होगा, लेकिन साफ सुथरी राइटिंग है जैसा मैं देख पा रहा हूं। जो भी वर्ड हैं वो क्लियर हैं, आसानी से पढ़े जा सकते हैं, और हर एक पार्ट को एड्रेस करते टाइम इन्होंने गैपिंग प्रॉपर रखी हुई है। ये लिखा है थोड़ा सा गैप, ताकि आगे जो है वो दिख जाए, फिर थोड़ा सा गैप नेक्स्ट पार्ट। जो भी इन्होंने हेडिंग डाली हुई है, हेडिंग आप देखेंगे कि प्रॉपर उसको अंडरलाइन किया हुआ है और ब्लैक पेन से डाला हुआ है और ब्लू से इन्होंने लिखा हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अलग पेन से लिखा है ताकि वो हाईलाइट हो जाए, साफ सुथरी दिखे, और जो आंसर को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरा वो उन्होंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर भी छोटा सा इंट्रो, एक थिंकर्स को यहां पर मेंशन करते हुए, हमने एक और कॉपी इससे पहले डिस्कस की थी, माधव सर की, हिंदी माध्यम के थे। उसमें भी आप यही सारी चीजें देख रहे होंगे कि जहां पर भी नीड है वहां पर इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट को कौन लेकर के आया, या डेटा को उन्होंने विद रेफरेंस लिखा हुआ है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो उस डेटा के बारे में बात कर रहा है, किसने पब्लिश किया हुआ है, या फिर कोई अगर उन्होंने डेफिनेशन लिखा है तो उसको भी उन्होंने लिखा हुआ है कि डेफिनेशन दी किसने है। यहां पर भी ये देखने को मिलेगा, माधव सर की कॉपी में देखने को मिलेगा। तो जितनी भी हम कॉपीज देखेंगे टॉपर्स में, कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी, साफ सुथरा लिखा होगा, अपने तर्कों को सपोर्ट करने के लिए रेफरेंसेस दिए गए होंगे, उनको ऑथेंटिकेट किया गया होगा ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करके, साथ में एग्जाम्पल भी दिए गए होंगे। यानी कि अगर कोई ऐसे कह देता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो कोई कैसे क्यों मान लेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा ना कि हाँ इस ईयर में इतना था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज कही हुई है, और अभी इतना है, ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है। तो उससे ऑथेंटिकेशन आता है। देन चैलेंजेस, फ्लो चार्ट बना करके यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर लिखा है, चैलेंजेस रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। जहां पर भी एग्जांपल की नीड है यहां भी एग्जांपल लिखा हुआ है, यहां पर भी। ठीक है, जहां भी नीड है, बहुत ज्यादा इंपोज्ड नहीं है कि हर जगह पर जबरदस्ती के एग्जांपल डाल दिए जाए। हाँ, एक बैलेंस है, आपको हर एक भाग में दो दो तीन तीन चार चार एग्जांपल लिखे हुए मिलेंगे। आगे फिर सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, फिर छोटा सा कंक्लूजन। तो आप देखेंगे सारी कॉपीज जो भी टॉपर्स की आप इस सीरीज में देख रहे होंगे, टॉपर्स की कॉपीज, सब में ये दो तीन चीजें आपको कॉमन मिलेंगी कि छोटा सा इंट्रो 20 से 25 शब्दों में, देन उसका मुख्य भाग, और प्रॉपर हेडिंग के साथ डायग्राम फ्लो चार्ट जहां पर नीड है वो बनाया हुआ है, और जितने पार्ट में प्रश्न है, जितने उसके पार्ट बन सकते हैं मेन भाग के, वो सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं। लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन।
तो आगे चलिए, ये फुल लेंथ कॉपी है तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं इस कॉपी का जो इन्होंने लिखा हुआ है। सेम यहां पर भी देखेंगे आपने, यहां पर अल्टरनेट डिस्प्यूट, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके बारे में प्रश्न है, तो वो होता क्या है, एक डेफिनेशन दी हुई है। देन एडीआर है क्या, उसके जितने टाइप्स हैं आप कह सकते हो, आर्बिट्रेशन हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत, जो भी चीजें हैं वो बेसिकली उसके सारे कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, टाइप्स बताए हुए हैं एडीआर के। देन इसका इमरजेंस बताया हुआ है, आगे आप देखेंगे फिर एप्लीकेशंस बताए हुए हैं, यानी कि जितने ज्यादा डायमेंशन यहां पर इन्होंने ओपन किए हुए हैं आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल कॉपी में आपको नहीं मिलेंगी ये सारी चीजें, एक टॉपर्स की कॉपी में ही मिलती हैं। कि अपने उत्तर को ये बहुत सारे भागों में डिवाइड करते हैं और फिर उसमें दो दो तीन तीन पॉइंट शॉर्ट में लिखते हैं ताकि उत्तर क्लियर हो सके। छोटा सा एकदम 2-3 लाइन का कंक्लूजन, जिसमें भी इन्होंने आर्टिकल 21 की चर्चा की हुई है और राइट टू जस्टिस की, स्पीडी जस्टिस की भी बात की हुई है। जो एडीआर का मोटो है राइट टू स्पीडी जस्टिस, तो वो कीवर्ड इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है और उसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये एक आप चीज देख रहे हैं कि एक तो लिखना, अपने आंसर राइटिंग में चीजों को एड्रेस करना, देन उसको प्रॉपर जगह पर एड्रेस करना, उसको अंडरलाइन करना, विजिबल करना, वो एक आर्ट होती है जो ओवर द टाइम आती है जब जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। आगे यहां पर जो आपका एक सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, साफ सुथरा छोटा सा इंट्रो। देन यहां पर इन्होंने फीचर्स लिखे हैं इस कोड के, 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, कॉन्क्रीट पॉइंट्स, जो की वर्ड्स कह सकते हैं कि उसके उस कोड के थे फीचर्स में, उनको मेंशन किया है। ऐसा नहीं कि 4 पैराग्राफ लिख करके इधर उधर की बातें लिख दी। 25 वर्ड 125 वर्ड्स का क्वेश्चन था, शॉर्ट में इसको इन्होंने लिखा हुआ है। आगे 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि कैसे सोशल सिक्योरिटी को गवर्नमेंट एनहांस कर सकती है। देन थोड़ा सा कंक्लूजन। अगला प्रश्न सेम यहां पर भी है, छोटा सा इंट्रो, बहुत छोटा सा प्रश्न था। बेसिकली जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, वो इंडिया में आए थे, उससे उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसको लेकर के ये क्वेश्चन था। तो छोटा सा इसके बारे में लिखा हुआ है और यहां पर आप देखेंगे यहां पर इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है एंशियंट इंडिया का रेफरेंस लेते हुए, अशोका के टाइम में जो हमारे श्रीलंका के साथ रिलेशंस थे, बुद्धिज्म को वहां पर जो प्रमोट किया गया। यानी कि उत्तर में एक इस तरीके से आप उसका जो स्टार्टिंग है वो यहां से भी कर सकते हैं एंशियंट रेफरेंसेस को लेते हुए। तो आप ये जब सब सारे टॉपर्स की कॉपीज आप देख रहे होंगे तो यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इन्हीं चीजों को आपको देखना है, फोकस करना है कि आप अपने आंसर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एंड कर सकते हैं, कैसे क्वांटिन्यूम मेंटेन करना है, ठीक है, कैसे उसको प्रेजेंटेशन देनी है। तो यहां पर इन्होंने एंशियंट इंडिया का एक रेफरेंस लेते हुए आंसर को स्टार्ट किया हुआ है, जबकि ये आंसर आईआर का है। आगे उसके लिमिटेशंस वगैरह बताए हैं, सिग्निफिकेंस बताया है प्रॉपर छोटे छोटे पॉइंट्स में, ठीक है। देन यहां पर 2-3 पॉइंट्स और छोटा सा कंक्लूजन। आगे देखते हैं यहां पे ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में प्रश्न था। इंट्रो दिया हुआ है, इंट्रो में कब बना, किस एक्ट के थ्रू बना, वो यहां पर मेंशन किया है और साथ में रेफरेंस लिया है कि कहां से ये अवधारणा आई। यूनाइटेड नेशन 1948 जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के डिक्लेरेशन था, उसका रेफरेंस लिया हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके आसपास की चीजें भी आप डिस्कस कर रहे हैं। फिर जो मुख्य भाग है, शक्तियां पूछी गई, उसकी पावर्स एंड फंक्शंस पूछे गए, तो पावर्स एंड फंक्शंस डिस्कस किए हैं और छोटा सा कंक्लूजन। नेक्स्ट, ये इंडिया और फ्रांस रिलेशन को लेकर के एक प्रश्न आया, 25 साल पूरे हुए थे 2023 में, वो करंट में न्यूज थी, तो करंट का एक प्रश्न है। यहां पर बताया हुआ है कैसे स्टार्ट हुई। टीपू सुल्तान का रेफरेंस यहां भी आप देखेंगे कि इन्होंने मेडाइवल इंडिया से एक रेफरेंस लिया हुआ है इस आंसर को स्टार्ट करते हुए। तो आप हिस्ट्री से भी रेफरेंसेस ले सकते हैं अपने इंट्रो को स्टार्ट करने के लिए। और बाकी सारे डेटा, डेफिनेशंस, कुछ और आप क्या बोलते हैं, कुछ किसी ने कोई डेफिनेशन कुछ दिया हुआ है, वो कोई रिपोर्ट आई हुई है, वो कोई डेटा आपको याद है, वो इन सारी चीजों को लेते हुए आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। किन किन सेक्टर्स में पार्टनरशिप हुई है एक फ्लो चार्ट बना करके इन्होंने समझा दिया है, बहुत संक्षेप में लिखा हुआ है, बहुत ही कॉन्क्रीट पॉइंट, बहुत ज्यादा डिटेल ना दे करके डायमेंशंस को की पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। आगे
आगे देखेंगे। फिर छोटा सा इंट्रो, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन ठीक है, कहीं कहीं पर चल जाता है। अगर आप 20 प्रश्न लिख रहे हैं, हर जगह पर आप 25-20 वर्ड्स में लिख रहे हैं तो कहीं कहीं पर चल जाता है, क्योंकि वहां पर आप वे फॉरवर्ड्स ऐड कर देंगे, वो अपने आप ही 35 से 40 वर्ड का चला जाएगा। इससे बड़ा इन्होंने भी नहीं दिया है, बहुत छोटा सा ही है, लगभग ये 30 से 35 वर्ड्स ही है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो छोटा सा इंट्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, आगे इसका रोल बता दिया है, फ्लो चार्ट बना करके आगे उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, फिर ये पूरा छोटा सा इंट्रो, कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे हर एक प्रश्न में वही चीज फॉलो की है जो इनके पहले प्रश्न में देखने को मिलेगी, एक सेम पैटर्न, मोनोटनी नहीं है कॉपी में, जगह जगह पर फ्लो चार्ट इन्होंने चेंज किया। हालांकि यहाँ पर इनकी कॉपी में आपको ज्यादातर जो फ्लो चार्ट देखने को मिलेंगे वो इस टाइप के देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने दूसरे तरीके के भी बनाए हुए हैं। तो ये आंसर राइटिंग की एक ये खासियत होती है कि आप जान जाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हमें किस चीज पर काम करना है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आगे देखते हैं, ये भी एक 8 नंबर का ही प्रश्न है, एक 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पर एनजीओ से प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने वर्ल्ड बैंक, देखिए पहले प्रश्न में भी आपको मिला था एक रेफरेंस, पीछे जो कुछ कॉपीज हमने डिस्कस की हैं उसमें भी सेम दिखा होगा पैटर्न, कि जितने भी टॉपर्स हैं वो जब भी कोई बात कहते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस लेते हैं अपने आर्गुमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि ये बात किसने कही हुई है। तो यहां पर इन्होंने वर्ल्ड बैंक की चर्चा की हुई है। देन एनजीओ के बारे में यहां पर डिस्कस किया हुआ है पूरा, डेवलपिंग इंडिया में एनजीओ का जो इंडिया का डेवलपमेंट है उसमें रोल उसका, और आई थिंक क्वेश्चन की डिमांड चैलेंजेस थी वो डिस्कस किया हुआ है। आगे हाँ, ये एनजीओ चैलेंज क्या प्रेजेंट करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट में वो बताया है। आगे चल करके इन्होंने वे फॉरवर्ड अपने कंक्लूजन में ही लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे जो 200 वर्ड का प्रश्न है उसको भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से हर एक पार्ट को डिवाइड करके लिखा हुआ है, यानी कि छोटा सा इंट्रो, देन मुख्य भाग में जितनी बातें पूछी गई हैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये एक अच्छी चीज है आंसर राइटिंग में कि आप समझ पाते हैं, वो गलतियां करेंगे आप रिपीट करेंगे फिर उसको सुधारेंगे, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो आपको फील नहीं होता, वो जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है वो प्रेशर नहीं फील होता है आपको, आप इजिली पूरा पेपर विद इन टाइम लिख पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सर की कॉपी में देखने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने इजिली सारी चीजें लिख ली। और ये कॉपीज बाय द वे मैं आपको बताऊं कि ये विद इन टाइम लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लेकर के इन्होंने लिखा हुआ है। क्लासरूम की कॉपी है, क्लासरूम में जो प्रॉपर 3 घंटे का टाइम होता है उसमें 10 मिनट, यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप 2 घंटे 50 मिनट में सारी जो आंसर है उनको लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है अटेंडेंस वगैरह होता है, 10-5 मिनट वहाँ जाते हैं। तो इन्होंने विद इन टाइम ये कॉपी पूरी लिखी हुई है। तो बाकी हम पूरी कॉपी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहां पर आप ये पूरी कॉपी देख लीजिएगा, और भी जो टॉपर्स हैं उनकी भी पूरी कॉपी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो मेक आईएएस के साथ बने रहिए, हम अभी और टॉपर की कॉपीज डिस्कस करेंगे जहां से आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपनी आंसर राइटिंग में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं जिनको आपको रिपीट नहीं करना है। और बने रहिए मेक आईएएस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।